हम लोग जीवन के कुछ सूक्ष्म नियम उस पर बात कर रहे थे। अक्सर ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण और नैतिक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण, यहाँ तक कि धार्मिक दृष्टिकोण, इनमें भेद किया जाता है। हालांकि आम दृष्टि से जब देखते हैं तो लगता है जो चीज़ आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक सब एक है, लेकिन ये सबके पीछे एक बहुत सूक्ष्म भेद है। बहुत बार एक ही चीज़ को हम लोग नैतिक दृष्टि से कर सकते हैं या आध्यात्मिक दृष्टि से कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जो प्रतिफल है उसमें अंतर होता है। माता जी एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि एक लोहार है, वो सारा दिन भट्टी में काम करता रहता है और बहुत कठिन काम करता है, लेकिन वो शरीर के स्तर पर सचेतन नहीं हो पाता है। लेकिन वही काम जब फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या शारीरिक कल्चर के रूप में करते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। नैतिक दृष्टिकोण के पीछे एक कोई ना कोई सत्य छिपा होता है, और वो सत्य अगर हम उसके रूट में जाएंगे तो एक प्रकार का विज्ञान, आध्यात्मिकता भी अपने आप में एक विज्ञान है, एक दृष्टि देखने का ये है। लेकिन जब आध्यात्मिक दृष्टि से कोई चीज़ बताई जाती है और उसको नैतिक दृष्टि से किया जाता है तो दोनों में भेद आ जाता है। नैतिक दृष्टि से बहुत बार कुछ काम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि भय होता है। भय होता है कि इसको अगर हम करेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा। लेकिन उसी काम को जब आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता है तो उसके पीछे बिल्कुल अलग चेतना होती है, सेम वर्क। और इसके बहुत सारे उदाहरण जब उस समय वैदिक काल में और भारतवर्ष में ये सब जो एक प्रकार का विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जिसमें सृष्टि के सूक्ष्म नियमों को स्टडी किया गया और उसको दिया गया, लेकिन जनमानस, साधारण जनमानस जब तैयार नहीं होता है तो उसको धार्मिक या नैतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से उसको इम्पोज किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, आग में हाथ देने से हाथ जलेगा, या आजकल वो छोटा छोटा प्लग पॉइंट होता है, उसके अंदर बच्चे अपना उंगली डालना चाहते हैं, तो उनको ये समझाना बहुत कठिन है कि आप उंगली डालोगे तो इससे शॉक लग सकता है क्योंकि करंट आता है। तो माता पिता नियम बना देते हैं कि तुमको वहाँ नहीं जाना है, तुम जाओगे उंगली नहीं डालना है। कभी कभी क्रोध भी करते हैं, कभी टेप लगा देते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि उसको दंड देना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है? अगर आप उंगली डालोगे उसका अंदर तो आपको करंट लगेगा, आपको खतरा है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो एक वैज्ञानिक आधार है, जिनका सूक्ष्म विज्ञान, स्थूल विज्ञान उस चीज़ को कई बार नहीं समझ पाता है। हालांकि कई चीज़ों में अब स्थूल विज्ञान भी उस चीज़ को समझ रहा है, लेकिन एक समय एक प्रकार की चेतना के लिए उसको एक बाहरी नियम के रूप में डाल दिया जाता है। जब हम उसको मात्र एक बाहरी नियम मान करके पालन करते हैं तो बहुत बार दो अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। या तो विद्रोह का अवस्था, हम क्यों ये चीज़ करें, जस्ट बिकॉज हमको समाज कह रहा है या माता पिता कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, रिवोल्ट। या दूसरा, जब हम भय से उस चीज़ को करते हैं। दोनों ही कंडीशन में चेतना का ह्रास है। लेकिन उसी चीज़ को करने का एक तीसरा एंगल है, और इसको हम लोग कई स्तर से देख सकते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब जब स्मोकिंग ड्रिंकिंग को अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, ना नैतिक दृष्टि ना धार्मिक दृष्टि, केवल आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो माता जी से किसी ने पूछा था, मदर व्हाट इज़ रॉन्ग व्हेन वी ड्रिंक, व्हाट इज़ रॉन्ग विद ड्रिंकिंग, व्हाट हैपन्स व्हेन वी ड्रिंक। लोगों ने कितने सहजता से माँ से प्रश्न किए हैं। माँ ने कहा, यू वांट टू नो माई चाइल्ड, इट एक्यूमुलेट्स इन ए सर्टेन एरिया ऑफ ब्रेन एंड स्लोली यू लूज योर फैकल्टीज। माँ ने ऐसा नहीं कहा कि एक बुरा है, तुम ऐसा बात मुझसे कैसे कर रहे हो, इसको तुम ऐसा मुंह पर जवान पर लाओगे तो तुमको चले जाना चाहिए। माँ ने ये नहीं बताया, माँ ने उसके पीछे विज्ञान बताया। विज्ञान क्या है कि अगर तुम ड्रिंक करते हो, धीरे धीरे ये ब्रेन के एक हिस्से में जा करके जमा होने लगता है और तुम अपनी शक्तियों को खोने लगते हो। एज सिंपल एज दैट। इट्स प्रैक्टिस, लाइक अग्नि में हाथ दोगे हाथ जलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ईमानदार व्यक्ति हो, हाथ दोगे तो नहीं जलेगा।
आप बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति होगे, हाथ दोगे तो जलेगा, क्योंकि ये इस सृष्टि का, प्रकृति का नियम है। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि जब माँ ने ये चीज़ बताई थी, आज वैज्ञानिक इस चीज़ को जानते हैं कि अल्कोहल कई साल लेने से ब्रेन में असर करता है और भी कई जगह असर करता है, लेकिन उस समय ये शोध से नहीं निकला था, ब्रेन पर इसका असर ये नहीं था, ये बाद में पता चला है। माँ ने पासिंगली शी इज सेइंग इफ यू ड्रिंक इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ए एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इट डैमेजेस द ब्रेन। अगर देखें तो कितना सहज इसका एक सिंपल नियम है। उसी प्रकार से स्मोकिंग, अब हम लोग कहते हैं स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग भी बुरा है। 40 वर्ष पहले लोगों को स्मोक करना नैतिक दृष्टि से बुरा माना जाता था, तो उसका नतीजा क्या होता था कि भारतवर्ष में कम से कम जब बड़े लोग होते थे उनके सामने कोई स्मोक नहीं करता था। ये 14 साल पहले का बात नहीं है, मेरे गांव का मुझे मालूम है। 25 साल पहले माता पिता के सामने, और माता पिता बोलते भी थे हमारे सामने सिगरेट पीता है, मतलब पीछे में पीना ठीक है, तो बच्चे लोग ये दिमाग में लेके जाते थे कि सामने हमको नहीं पीना चाहिए, छिप करके हम कोई काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे एक प्रकार का भय और हिपोक्रेसी ये सब जन्म लेता है कि हमको सामने कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर हम स्मोक करेंगे तो बड़ा का हम अपमान कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके मूल में जाएं तो ये एक बड़ा सिंपल ट्रूथ है कि इट हार्म्स यू। और आगे एक व्यक्ति का अपना चुनाव है कि वो अपना आपको हार्म करना चाहता है या अपना स्वस्थ रहना चाहता है। आज हम सब लोग जानते हैं कि स्मोकिंग के पीछे कितने तरह के दुर्गुण, कितने प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म कारण हैं। स्थूल कारण है कि लंग्स, पेट सबको स्पॉइल करता है। सूक्ष्म कारण है कि जैसे अगरबत्ती का धुआं अट्रैक्ट करता है अच्छे फोर्सेस को वातावरण में, स्मोकिंग का धुआं ना केवल जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है उसके आसपास उस वातावरण में वो इल विल, रॉन्ग फोर्सेस को अट्रैक्ट करता है। एक ऑकल्टिस्ट को मैं जानता था पहले, जिसने मुझे बताया था कि वो देख करके उन एंटिटीज़ को, उसको पता चलता था कि पास में कोई स्मोक कर रहा है, स्मेल से नहीं, स्मेल से तो दूसरे लोग को देख के। आज हम लोग ये जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर कि स्मोकिंग केवल उसके लिए हानिकारक नहीं है जो स्मोक कर रहा है, उनके लिए भी जो पास में बैठे हैं, उसको कहा जाता है पैसिव स्मोकिंग। इसीलिए आजकल जगह जगह नो स्मोकिंग एंड स्मोकिंग जोन, यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स में है कि आपको अगर स्मोक करना है तो केवल एक स्थान पर जाके कर सकते हैं, सब जगह नहीं कर सकते हैं, दंडित किया जा सकता है। क्यों? इसके पीछे लोगों ने एक कारण पता कर लिया। तो उसी तरह से बहुत सारे सूक्ष्म रहस्य हैं जिनका कारण आध्यात्मिक है, लेकिन मानव चेतना जब विकसित नहीं होती है, बहुत सारे तो रूल्स ऑफ हाइजीन है। माता जी ने जैसे बताया हाथ धोना क्यों चाहिए, शौच जिस पर इतना ध्यान दिया जाता है भारतवर्ष में, इस सब के पीछे, यहाँ तक कि कब सोना कब उठना, इसके पीछे भी आज हम लोग बायोलॉजिकली जानते हैं कि जो पुराने समय में बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त 4-4:30 इट्स द आइडियल टाइम टू वेक अप। सूर्य उदय के पहले अगर व्यक्ति उठ सके तो शरीर के जो हार्मोन्स हैं उस तरह से काम करते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट अप। अब ये बताना उस कठिन होता है, खासकर बच्चों को, तो एक नियम की अच्छा सूर्योदय के पहले उठना अच्छा रहता है। लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि अगर कोई सूर्योदय के पहले नहीं उठ पाता है तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो बहुत बुरा आदमी है। नैतिकता का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो जजमेंटल हो जाता है। कोई स्मोक कर रहा है वो बहुत खराब आदमी है, कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि कोई ड्रिंक करता हो अंदर से उतना बुरा नहीं हो, और ऐसे लोग हैं जो कभी ड्रिंक स्मोक नहीं करते लेकिन बहुत ही खराब होते हैं, अंदर से कलुषित व्यक्तित्व के होते हैं। तो नैतिक और सामाजिक दृष्टि से जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें भय, जजमेंटल एटीट्यूड, फिर छिपा करके करना, ये सब चीज़ आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम उसी चीज़ को देखते हैं तो मुक्त रूप से देखते हैं और हम खुद चुनाव करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, एंड एज वी चूज सो वी डेवलप। अब एक छोटा सा चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। भोजन के रूप में बहुत सारे नियम हम लोग देखते हैं भारतवर्ष में बनाए गए हैं, और डॉक्टर लोग और बहुत सारे नियम बताते हैं, ये पियो, वो मत खाओ, ऐसे खाओ। उसमें एक चीज़ है वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेजिटेरियनिज्म, और अक्सर ये इंडिया में तो ये रहा है कि वेजिटेरियनिज्म इज़ बेटर देन नॉन वेजिटेरियनिज्म,
और आश्रम में बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डाइनिंग रूम में तो वेजिटेरियन है खाना, लेकिन ऐसे जगह जहाँ नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिलता है, एंड पीपल गेट टोटली कंफ्यूज कि ये सही है गलत है. अब देखिए माँ ने इस प्रश्न को कितने सुंदर ढंग से, बिना जजमेंटल, बिना कोई मॉरल रिलीजियस कि ये बुरा है वैसे बुरा है, माँ ने इसको बिल्कुल एक वैज्ञानिक आधार पर, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान के आधार पर इसको डील करती हैं. और ये हम लोग को थोड़ा सा बताता है कि किस प्रकार से चीज़ों को हम देख सकते हैं. जो सूक्ष्म नियम हैं, इनको एक सूक्ष्म विज्ञान, जो साधना के बहुत सारे नियम जैसे सत्संग का लाभ होता है, इट्स ए सटल लॉ कि अगर हम ऐसे लोगों से मित्रता करेंगे जिनके वातावरण में हर समय इलविल, भय रहता है, तो वो हमारे अंदर आएगा. हम कितना भी चाहें अवॉइड नहीं कर सकते हैं. श्री अरविंद यहाँ तक कहते हैं, इट इज रॉन्ग टू सिंपैथाइज विद समबडी हु हैज गॉन रॉन्ग, बिकॉज यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन एंड हिज कॉन्शियसनेस. तो क्या करना चाहिए? श्री अरविंद कहते हैं, यू शुड हैव द हायर कंपैशन, फ्रॉम देयर यू शुड हेल्प, नॉट सिंपैथी. सिंपैथी एक वीक मूवमेंट है जो ह्यूमन लेवल का, बट फ्रॉम ए हायर लेवल वन शुड एक्ट, बिकॉज नहीं तो हम जिसके साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं कि अरे देखो तो क्या इस चीज़ में फंस गया, हम उसके चेतना के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड इट बिगिंस टू इन्फ्लुएंस अस. अनलेस हमारे अंदर इतना स्ट्रेंथ हो कि कोई भी चीज़ हमको प्रभावित ना करे, उस स्ट्रेंथ को डेवलप करने में समय लगता है. माँ से किसी ने पूछा, मदर व्हाट हैपेंस इफ वन ईट्स मीट? सीधा क्वेश्चन है. अगर आप पुराने समय के पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लिखा है, आप दूसरा को मारोगे जानवर को तो आपको अगला जन्म में भी ऐसे कसाई जैसे कोई मारेगा, या आप इस नरक में जाओगे उस नरक में जाओगे. और ये धार्मिक दृष्टिकोण. नैतिक दृष्टिकोण ये था कि एक खासकर एक श्रेणी वर्ग के लोग में अगर कोई मीट खाता है तो उसको कहा जाता था कि ये तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, नाम भी नहीं लेना चाहिए. मीट तो बहुत दूर का बात है, हमारे घर में तो प्याज लहसुन भी आप नहीं मेंशन कर सकते हैं. प्याज खाना मतलब बहुत बड़ा पापी हो गया. लेकिन माँ का दृष्टिकोण देखिए, माँ कैसे इस चीज़ को, सेम चीज़ लेकिन दूसरे ढंग से बता रही हैं. डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू ए स्टोरी? माँ कहानी पूछ रहे हैं, तुमको कहानी सुनना है एक. आई न्यू ए लेडी, ए यंग स्वीडिश वुमेन हु वॉज डूइंग साधना. मैं एक स्वीडन की महिला को जानती हूँ जो साधना कर रही थी, एंड शी वॉज बाई हैबिट ए वेजिटेरियन, फ्रॉम बोथ चॉइस एंड हैबिट. अगेन माँ ने डिस्टिंक्शन किया, एक चीज को हम हैबिट से करते हैं उसका कम प्रभाव होता है, चुनाव से करते हैं अलग प्रभाव होता है. अभी जन्म से कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है, मेरा जन्म से वेजिटेरियन हूँ, तो इसका मुझे कोई विशेष लाभ नहीं है. लाभ है, लेकिन अगर कोई चूज करता है, चुनाव करता है कि आई विल बी ए वेजिटेरियन बाई चॉइस, देयर इज ए डिफरेंस. तो माँ कहती हैं कि ये जो महिला थी वो चुनाव से भी और हैबिट से भी, दोनों से वो वेजिटेरियन थी. वन डे शी वॉज इन्वाइटेड बाई सम फ्रेंड्स हु गेव हर चिकन फॉर डिनर. ऐसे बहुत मित्र होते हैं, मित्र का नाम होता है, लेकिन सच्चा मित्र कभी इस तरह का चीज़ नहीं करेगा कि हमको एक दूसरे रास्ते पर ले जाए. लेकिन इसको इनवाइट किया. शी डिड नॉट वांट टू मेक ए फस, शी एट द चिकन. अब मित्र ने बुलाया है, बनाया है, इसको क्यों दुखी करना है, मित्र का मान रखने के लिए उसने चिकन खा लिया. बट आफ्टरवर्ड्स ड्यूरिंग द नाइट सडनली शी फाउंड हर सेल्फ इन ए बास्केट विद हर हेड बिटवीन टू पीसेज ऑफ wicker work, shaken and feeling wretched, miserable. And then after that she found herself head down, feet in the air and being shaken. Laughter. माँ हंस रही है. क्या उसने देखा स्वप्न में कि वो एक बास्केट का अंदर है और फिर किसी ने उसका पाँव पकड़ा है और उल्टा लटका दिया है और वो हिलती जा रही है. पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने एक्चुअली देखा है चिकन का स्लॉटर होते हैं. और वो दिन देख करके अगर किसी ने, कोई नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना चाहता है तो एक बार देख लेगा तो दोबारा वो कभी नहीं खा सकता है. इफ़ यू सी द वे दे डू इट, जो फेदर निकाल करके और उसका पहले एक स्टिलनेस, वो चिकन का चेतना आप अनुभव करेंगे कि इसको एक अंदर में भय इत्यादि आ रहा है, और उसके बाद
वन कैनॉट रियली ईट. तो माँ बता रही हैं कि उसने ये अनुभव किया. शी फेल्ट परफेक्टली मिजरेबल एंड देन ऑल ऑफ ए सडन somebody began pulling out things from her body. फिर उसने अनुभव किया कि उसका शरीर से कोई सारा रोया निकाल रहा है. दिस एग्जैक्टली हाउ चिकन इज मेड. एंड दैट व्हेन ए चिकन इज लिविंग इट इज डन. सिर्फ सूचना के लिए, जब जीवित होता है तो उसको ये किया जाता है, विच इज वेरी पेनफुल. एंड दैट हर्ट हर टेरिबली. एंड देन समवन केम अलॉन्ग विद ए नाइफ एंड चॉप्ड ऑफ हर हेड. फिर पूरा जो चिकन के साथ होता है उसने अपना अनुभव किया. शी टोल्ड मी ऑल दिस. शी सेड शी हैड नेवर हैड सच ए फ्राइटफुल नाइटमेयर दैट शी हैड नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग बिफोर गोइंग टू स्लीप. वो बोली कि मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, इतना दुस्वप्न कभी अनुभव नहीं किया था. दैट इट वॉज जस्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ द पुअर चिकन दैट हैड एंटर्ड हर एंड दैट she had experienced in a dream all the anguish the poor chicken had suffered when it was carried to the market. तो उसने, क्योंकि वो साधक थी महिला, तो जो कुछ चिकन के अंदर हुआ था उसने उसको अनुभव किया था और उस अनुभव को उसके स्वप्न में वो आया. इट इज़ नॉट ए विधान ऑफ दंड या इट इज़ नॉट रिवार्ड ऑफ पनिशमेंट. ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था. जैसे अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है, ये पनिशमेंट नहीं है, इट इज़ ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. उसी प्रकार से चिकन का चेतना खाने से चिकन मृत्यु के पहले जो अनुभव किया वो चेतना भी हम थोड़ा सा साथ में खाते हैं. इसीलिए जो वर्ड है संस्कृत में आहार, आहार इज नॉट जस्ट फूड. आहार जो कुछ भी हम अंदर लेते हैं और उसी से बहुत सारे इमेजेस आए. राक्षस, राक्षस के बारे में जब पढ़ते हैं तो बताए राक्षस बहुत खाता है. राक्षस केवल भोजन करने वाले को नहीं कहते हैं, राक्षस दूसरों का चेतना खाता है. राक्षस बहुत एम्बिशंस होता है तो दूसरों का सुख छीनना चाहता है. ही ईट्स एवरीथिंग ही ईट्स. ग्रीड इज नॉट जस्ट ग्रीड फॉर फूड. तो एनी काइंड ऑफ ग्रीड इन एनी स्फीयर मेक्स वन ए राक्षस. और यहाँ तक कहा गया है कि इस प्रकार का राक्षस का ये भी एक सूक्ष्म विधान है. संगति में या पास में कोई रहता है तो बीमार पड़ सकता है, यहाँ तक कि ही कैन डाई बिकॉज ही ईट्स. उसको राक्षस जब तक खाएगा नहीं किसी का प्राण को तो उसको आनंद नहीं आता है, तो वो छेड़ेगा भी कि उसका प्राणिक एक्साइटमेंट हो. सो यहाँ पर माँ लेकिन बता रही है चिकन की चेतना. दैट्स वॉट हैपन्स. माँ कह रही है ऐसा ही होता है. दैट इज टू से इन ए ग्रेटर और लेसर proportion you swallow along with the meat a little of the consciousness of the animal you eat. तुम जिस जीव को खा रहे हो उसका चेतना तुम थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लेते हो. इट इज नॉट वेरी सीरियस. अब माँ इसको देखिए, नैतिक दृष्टिकोण और इसमें भेद. माँ कहती इट इज नॉट वेरी सीरियस बट इट इज नॉट ऑलवेज वेरी प्लेजेंट एंड ऑब्वियसली इट डज नॉट हेल्प यू इन बीइंग ऑन द साइड ऑफ मैन रादर देन ऑन द साइड ऑफ बीस्ट. माँ कह रही है ठीक है, इसको पाप का रूप में नहीं समझना चाहिए. इट इज़ नॉट वेरी सीरियस. थोड़ा बहुत चेतना भक्षण करते हैं, जैसे हम लोग डाइजेस्ट करते हैं बहुत सारा गंदगी, वैसे ही इसको भी डाइजेस्ट कर लेता है मानव चेतना. लेकिन ये जरूर है कि इसको खाने से तुम ये मत सोचो कि तुम मनुष्य बन रहे हो. इफ एनीथिंग यू आर मोर टुवर्ड्स द साइड ऑफ बीस्ट. This is to tell you that perhaps now it is time to change one's food. बहुत बार लोग एग्जाम्पल कोट करते हैं, माँ ने सब अलाउ किया है. ठीक बात है, माँ ने बहुत कुछ अलाउ किया है क्योंकि मानव चेतना तैयार नहीं है और वो वेट कर रही है कि मानव चेतना कब अपने अंदर से, क्योंकि अगर माँ डू दिस डोंट डू दिस अगर बोलेंगी तो भय, हिपोक्रेसी, यही सब चीज आएगा. लोग क्या करेंगे, बाहर से बहुत अच्छा अपीयरेंस रहेगा, चिकन कहाँ खाएंगे, बाजार में जाके खाएंगे और छिपाएंगे. कोई देखेगा तो फट से मुंह छिपा लेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, आश्रम का साधक जाकर के मार्केट में चिकन खा रहा है. तो माने ऐसा किया है कि तुमको करना है छिप के, ऐसे चोरी जैसे नहीं करो. इट इज ऑल राइट बट यू मस्ट फील फ्रॉम इनसाइड. सो माँ कह रहे हैं नाउ इट इज टाइम टू चेंज वंस फूड एंड गो ओवर टू समथिंग ए लिटिल लेस बेस्टियल. थोड़ा कम पाश्विक भोजन की तरफ जाने का समय आ गया है. फिर आगे बोल रही है इट डिपेंड्स एब्सोल्युटली ऑन ईच वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. अब कुछ चीज साधक के लिए नियम होते हैं
कुछ साधारण जीवन के, ये दोनों में भेद है. और बहुत बार जब हम लोग साधारण जीवन में लोगों को लेक्चर देने लगते हैं तो इट इज़ वेरी डेंजरस. एक नियम फॉर इंस्टेंस है सेक्सुअलिटी से ऊपर उठना. माँ कहती हैं बट इन ऑर्डिनरी लाइफ इफ यू डू दैट पीपल विल लूज बैलेंस. साधारण जीवन का ये नियम नहीं है. ये साधारण जीवन का नियम है रेगुलेटेड सेक्सुअलिटी. साधक का नियम, खासकर जब वो टुवर्ड्स फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, कंप्लीट फ्रीडम. तो ये दोनों का चेतना में भेद है, इसलिए दोनों के लिए नियम अलग है. साधारण जीवन में इस नियम को नहीं बनाया जा सकता है बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट रेडी. साधारण चेतना जिसमें रहता है एवरीथिंग इज फाइन. जैसे आश्रम में लोग बाहर सिनेमा देखने नहीं जाते हैं, एटलीस्ट दे आर नॉट सपोज टू गो. लेकिन अभी ये नियम अगर साधारण जीवन में बनाएंगे तो इट विल मेक नो डिफरेंस, क्योंकि साधारण जीवन में जो चेतना, जो सिनेमा हॉल में चेतना, दे आर ऑल द सेम. इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस. सो माँ यहाँ बता रही हैं इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. फॉर एन ऑर्डिनरी मैन लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी से यहाँ मतलब किसी बाहरी चीज से नहीं है, आंतरिक अवस्था से. बहुत लोग हैं बाहर से बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफ है बट इट्स ए ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस. हैविंग ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, नॉट थिंकिंग एट ऑल ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट अर्निंग हिज लिविंग. साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, हमको खाना पीना कैसे चलना चाहिए. ऑफ कीपिंग हिमसेल्फ फिट एंड परहैप्स टेकिंग केयर ऑफ हिज फैमिली. परिवार से आगे वो सोच नहीं पाता है. इट इज गुड टू ईट मीट. सो माँ ये नहीं बोलते हैं संसार में जाके एक वेजिटेरियन का बैनर लेके एक्टिविस्ट बन जाओ. साधारण चेतना के व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि क्षत्रिय तरह के जो मिलिट्री में हैं उनके लिए ईटिंग मीट इज ऑल राइट. इट इज गुड टू ईट मीट. इट इज ऑल राइट फॉर हिम टू ईट एनीथिंग एट ऑल, वॉट एवर एग्रीज विद हिम, वॉट एवर डज हिम गुड. देखिए नैतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि का भेद चेतना के अवस्था पर आपके कर्म का निर्धारित होता है. तो माँ यहाँ बता रही है साधारण जीवन में इट इज ऑल राइट. बट इफ वन विशेज टू पास फ्रॉम दिस ऑर्डिनरी लाइफ टू ए हायर वन, द प्रॉब्लम बिगिंस टू बिकम इंटरेस्टिंग. लेकिन अगर हम साधारण जीवन नहीं जीना चाहते हैं, हम एक उच्च जीवन जीना चाहते हैं, तब ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग होने लगता है. एंड इफ आफ्टर हैविंग कम टू ए हायर लाइफ वन ट्राइज टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हायर लाइफ के लिए आप जीना चाहते हो तो पहला लेवल आपको चेंज करना है अपना हैबिट्स को. और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज खासकर भौतिक चेतना पर एवरीथिंग फिजिकल का असर पड़ता है. हम क्या खा रहे हैं इसका असर पड़ता है, क्या पी रहे हैं इत्यादि. फॉर देयर सर्टेनली आर फूड्स विच हेल्प द बॉडी टू बिकम सटल एंड अदर्स विच कीप इट इन द स्टेट ऑफ एनिमैलिटी. अगेन इसको धार्मिक, पाप, पुण्य, नैतिक का कोई विधान नहीं है. ऐसे भोजन हैं जो चेतना को रिफाइन करते हैं, ऐसे भोजन हैं जो उसको पशुवत बनाते हैं. और इसीलिए हम आयुर्वेद में देखेंगे कि इस प्रकार के भोजन हैं जो शरीर को रिफाइन करके चेतना को तैयार करते हैं फॉर ए हायर एक्शन. इट इज़ देयर इन आयुर्वेदा. पूरा विज्ञान, इवन जो दवा हैं इस प्रकार की हैं जो नेचुरल हीलिंग को हेल्प करती हैं. For there certainly are foods which help the body to become subtle and others which keep it in a state of animality. But it is only at that particular time that this becomes very important. तभी ये उस व्यक्ति के लिए ये important आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, not before. And before reaching that moment there are many other things to do. वो स्थान पर पहुंचने के पहले बहुत कुछ करना पड़ता है. इतना काफ़ी नहीं है कि हम वेजिटेरियन हैं लेकिन सबका दिमाग, फीलिंग्स को खाते रहते हैं, दूसरा को अपना क्रोध द्वारा खून सुखाते रहते हैं. दैट इज़ नॉट, देयर इज नो फायदा ऑफ सच वेजिटेरियनिज्म. तो माँ कह रही हैं उसका पहले बहुत कुछ हमको अपना अंदर करना है. सर्टेनली इट इज़ बेटर टू प्योरीफाई वंस माइंड एंड प्योरीफाई वंस वाइटल बिफोर थिंकिंग ऑफ प्योरीफाइंग वंस बॉडी. For even if you take all possible precautions and live physically taking care not to absorb anything except what will help to subtleize your body, if your mind and vital remain in a state of desire, inconscience, darkness, passion and so on, that won't be of any use at all. चिकन को मारेंगे, उसका भय हमारे अंदर आएगा, ठीक है, इसलिए नहीं खाना चाहिए. लेकिन
चिकन नहीं खा रहे हैं, सब समय भय का अवस्था में है, सो देर इज नो यूज। हम उसी चेतना की स्थिति को, अवस्था को अपने अंदर धारण करके घूम रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो बहुत वायलेंट विचार भावना उनके अंदर आते रहते हैं। तो माँ कह रही है अगर तुम्हारा आंतरिक जगत ऐसा है और तुम सोचते हो केवल बाहर से हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, देन इट डज नॉट हेल्प। तो देखिए माँ पूरा एवरी पॉइंट ऑफ व्यू माँ बता रहे हैं, एंड लाइक ए साइंटिस्ट वन मस्ट बिगिन फ्रॉम इनसाइड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वंस, one must begin from above. First purify the higher, then purify the lower. I am not saying that one must indulge in all sorts of degrading things in the body. That's not what I am telling you. Don't take it as an advice not to exercise control over your desire. माँ जानती है मनुष्य क्या बोलेगा। माँ ने बोला है पहले अंदर में साफ करो तब बाहर, तो लोग बोलेंगे अच्छा वेरी गुड, अब मैं जो मर्जी खाऊंगा जैसे चाहे करूँगा। माँ ने तो बोला पहले अंदर में करना है। तो कोई पूछने से ना हम अपना अंदर काम कर रहे हैं, बाहर तो बाद में देखेंगे। माँ कह रही है आई एम नॉट सेइंग दिस, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बॉडी, बट इट इज नॉट एडवांटेजियस कि केवल हम बाहर कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर में हमारा सब वो चीज चलता जा रहा है। वी हैव टू डू ऑन बोथ, एंड इनर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। But what I mean is, do not try to be an angel in the body if you are not already just a little of an angel in your mind and vital. For that would dislocate you in a different way. दो प्रकार के डिसइक्विलिब्रियम जो रोग को पैदा करते हैं। एक, अंदर में हमारे सब चल रहा है, पूरा पैशन गेम, क्रोध, भय, बाहर से हम बहुत संत समान लग रहे हैं। माँ कह रही है दिस विल ब्रिंग प्रॉब्लम्स, इट इज डिसलोकेशन। दूसरा माँ बता रही हैं जो पहले बता चुकी हैं कि हम अंदर में चेंज आ रहा है हमारे, लेकिन बाहर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उससे दूसरा प्रकार का प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि चेतना का बीच असंतुलन और असामंजस्य आ रहा है। तो चेतना के अंदर संतुलन का अर्थ है जैसे हमारा आंतरिक चेतना प्रगति कर रहा है वैसे वैसे हमारा बाहर में प्रगति चलना चाहिए। एक समय है जब किसी के साथ कुछ भी मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा इनर कॉन्शियसनेस बिगिंस टू चेंज, इट बिगिंस टू मेक ए डिफरेंस। और एक टाइम ऐसा आता है कि एग्जैक्टली हम किसी के साथ, शेरविंद के लेटर है, इवन शेकिंग हैंड इज एनफ टू ट्रांसमिट थिंग्स। तो चेतना का एक वो भी अवस्था है जहां हम किसी से कुछ ले रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ने लगता है। वन कैन गो टू दिस एक्सटेंट। तो माँ बता रही है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वी सेड द अदर डे दैट what is most important is to keep the equilibrium, balance. Well, to keep the equilibrium, everything must progress at the same time. इतना काफ़ी नहीं है कि नहीं हम अंदर में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, बाहर में ज़रूरत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कुछ भी खाने से। बहुत से लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, हमारे आश्रम में ये सब चीज़ नहीं है। माँ केवल इतना बता रहे हैं ये मत सोचो कि खाली तुम वेजिटेरियन हो गए हो तो और कुछ ज़रूरत नहीं है। माँ बता रही है हैव टू वर्क ऑन ऑल लेवल्स, एंड जब शरीर के ऊपर काम करने का बात है तो भोजन, एक्सरसाइज, ऑल दिस मैटर्स। सो यहाँ पर ये चीज को बता रहे हैं टू कीप द इक्विलिब्रियम एवरीथिंग मस्ट प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। यू मस्ट नॉट हैव वन पार्ट ऑफ योर बीइंग इन डार्कनेस एंड ट्राई टू ब्रिंग द अदर इन टू लाइट। दिस इज डेंजरस। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हम केवल एक भाग में काम करेंगे, दूसरा भाग को अंधकार में रहने देंगे। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट ब्रिंग्स डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। और यही असंतुलन रोग का कारण बनता है, नाना प्रकार के रोग, कष्ट, प्रॉब्लम्स। तो माँ कह रही हैं कि सब लेवल पर काम करना है। इतना काफ़ी नहीं है कि आध्यात्मिक लेवल पर हमने काम किया लेकिन मन, हृदय, प्राण, देह को जैसे चलना है चलने दें। इट हैज़ टू गो टुगेदर, और सब पर लगभग एक पेस से। बहुत बार क्या होता है कि एक हिस्सा में बहुत तेजी से काम होता है, दूसरा में नहीं, दैट अगेन ब्रिंग्स प्रॉब्लम। माता जी ने मैरिज का ऊपर एक मैसेज दिया था, वास्तव में वो इनर बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। मैरिज का मैसेज था एक पुरुष और स्त्री को जो विवाह कर रहे हैं उनको कैसे होना चाहिए, थॉट्स में यूनाइटेड, फीलिंग्स में यूनाइटेड, इंटरेस्ट में यूनाइटेड, सेंसेशंस में यूनाइटेड, एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड इन द एस्पिरेशन। एंड देन शी सेज
टू वॉक ऑन द सेम पाथ टुगेदर एट द सेम पेस विद द सेम एस्पिरेशन इज द आइडियल ऑफ ए मैरिड लाइफ. कि एक ही साथ नहीं, एक ही दिशा, एक ही लक्ष्य नहीं, एक रफ्तार से. एक अगर ज़्यादा तेज चलेगा, जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं ना, जब आप देखेंगे अभी तो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन एक टाइम था ज़्यादा नहीं 20-25 साल पहले, गांव में हस्बैंड वाइफ अगर साथ में जाते थे तो हस्बैंड वाइफ अगर साथ में चल रहे हैं तो लोग रिमार्क करते थे. तो हस्बैंड को 10 कदम आगे होना है, वाइफ को 10 कदम पीछे होना है, ये आइडियल माना जाता था. इट इज़ नॉट ए गुड टेंडेंसी, दे मस्ट वॉक टुगेदर, दैट इज द आइडियल. माँ बता रही है दे मस्ट वॉक टुगेदर एट द सेम पेस ऑन द सेम आइडियल. तो लेकिन इसको इनर बीइंग से भी हम देख सकते हैं कि हमारा अंदर जो भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं, प्रकृति और आत्मा एक दूसरे से मैरिड हैं, एंड दे मस्ट वॉक टुगेदर एट द सेम पेस. नॉट लाइक दिस कि हस्बैंड 10 कदम आगे जा रहा है, वाइफ 5 कदम पीछे है, एक बच्चा पीछे एकदम रो रहा है और चौथा किधर भूल गए हैं मालूम नहीं है. दैट ब्रिंग्स डिसलोकेशन. तो यही हमारे अंदर डिसलोकेशन पैदा करता है जब हम इस तरह से एक भाग में अभिप्सा और दूसरा भाग नरक का दृष्टि. रामकृष्ण परमहंस कहते थे क्यों साधक ऊपर नहीं जा पाता है, तो बोलते हैं क्योंकि बहुत से लोग देयर फ्लाइट इज ऊपर उठते हैं, लेकिन जैसे गीध होता है दृष्टि नीचे मांस का टुकड़ा पर होता है. दैट इज वाई दे आर नॉट एबल टू क्लाइंब. थोड़ा ऊपर उठते हैं, नीचे मांस अट्रैक्ट करता है, चले आते हैं. थोड़ा ऊपर उठते हैं, मांस अट्रैक्ट करता है, चले आते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ साधना. सो द रूल इज बैलेंस. और ये सब चीज के पीछे नैतिक नहीं, धार्मिक नहीं, सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक सत्य को पकड़ के उसके अनुसार जीवन जीना है. ये नहीं कि हम पाप किए हमको दंड मिलेगा, माँ गुस्सा होंगे. बहुत से लोग पूछते थे मदर आर यू एंग्री विद अस, क्योंकि कुछ करते थे, कुछ गड़बड़ किए, कोई मीट खा लिया, कुछ और किया. सुबह में उनको लगता था मदर विल बी एंग्री, तो जाते थे माँ को देख के दे यूज्ड टू फील मदर इज एंग्री विद मी. तो चिट्ठी जाता था, माँ आज आपको देखे आपका राउंड आइज दिखाई दे रहा था, आप हमसे क्रोधित हैं क्या? माँ कहती थी माई चाइल्ड आई एम नेवर एंग्री विद यू, इट इज योर ओन स्टेट दैट यू प्रोजेक्ट ऑन मी. माँ का तो नियम है कृपा करुणा, बट योर ओन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कट्स यू ऑफ. तुम अपना कर्म द्वारा कृपा के प्रति द्वार बंद कर लेते हो, मैं अपना द्वार नहीं बंद करती हूँ, कि भगवान द्वार बंद करेंगे तो दे विल बी नो होप लेफ्ट. सो भगवान दंड नहीं देते हैं, पाप का बुद्धि नहीं आना चाहिए. मैंने बहुत बड़ा पाप किया तो डिप्रेशन में चले गए, ग्रेस से कट ऑफ हो गए. थोड़ा समय बाद लगा मैं अनफिट हूँ, पापी हूँ, दुरात्मा हूँ. ऐसा विचार करते से हम धीरे धीरे आइडेंटिफाई कर जाते हैं विद दैट पार्ट, और हम अपने आप को कष्ट देने लगते हैं, दंडित करने लगते हैं. दैट इज नॉट द पाथ. वो तो होस्टाइल फोर्स दूसरे टर्न से ले जा रहे हैं. द पाथ इज ये करने से मेरा और मेरा लक्ष्य के बीच में प्रॉब्लम आएगा. किया फिर भी अच्छा, अब मैं कैसे करूं कि मैं इसको ओवरकम करूं, प्योरली फ्रॉम ए साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. और वो आध्यात्मिक ज्ञान है जिसका लिए सूक्ष्म नियम जानना आवश्यक है.